नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम यूपी पीसीएस के कम्युनिकेशन स्किल यानी संप्रेषण इस टॉपिक को देखेंगे। यह सी सेट प्रश्न पत्र से रिलेटेड है टॉपिक। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लगभग सारे क्वेश्चन ही देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है? उत्तर है सामाजिक कौशल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्यक्तियों के बीच परस्पर अंतःक्रिया इंटरेक्शन एवं संप्रेषण कम्युनिकेशन को सुगमता से करने की क्षमता या कौशल सामाजिक कौशल सोशल स्किल कहलाता है। इस प्रकार के संप्रेषणों में शाब्दिक यानी वर्बल एवं अशाब्दिक या संकेतात्मक नॉन वर्बल दोनों प्रकार के संप्रेषण सम्मिलित रहते हैं। समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है। व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना समानुभूति है, तो इसमें केवल दूसरा सही है। समानुभूति यानी एम्पैथी का अर्थ है दूसरों की भावनाओं या अनुभूतियों को समझने एवं उन्हें महसूस करने की क्षमता। इसमें व्यक्ति दूसरे के कष्टों और दुखों पर अपनी भी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करना या प्रेषित करना आवश्यक नहीं होता या आवश्यक नहीं समझता। इसमें भावनाओं का संप्रेषण नहीं होता, जबकि सहानुभूति सिंपैथी में दुखी व्यक्ति से अपने को जोड़ते हुए अपनी भी भावनाएं उस व्यक्ति तक प्रेषित की जाती हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? तो विश्वास बनाने में। अंतर्वैयक्तिक संबंधों में विश्वास बनने में अधिक समय लगता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को जांचते हैं। चौथा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता? संगठनात्मक कौशल का। अंतर्वैयक्तिक संबंध दो या दो से अधिक लोगों के बीच ऐसा साहचर्य होता है जो क्षणिक या स्थायी हो सकता है। अंतर्वैयक्तिक संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रभावों के संदर्भ में निर्मित होते हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में लोक जीवन के व्यवहारिक कौशलों के साथ साथ मृदु कौशल अर्थात भाषा की मृदुता का भी प्रयोग किया जाता है। विभिन्न परिदृश्यों में व्यक्ति अपनी भावनाओं, प्रेरणाओं तथा कार्यकलापों को एक दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। इस प्रकार में वह जीवन के समस्त व्यवहारिक तकाजों का उपयोग करता है, जबकि अंतर्वैयक्तिक संबंध को व्यक्त करने में संगठनात्मक कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुमान लगाना। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन की स्थिति अनुमान लगाने इन्फेरिंग की होती है। जैसे मौसम विभाग द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि बादल युक्त आंधी आने की 80% संभावना है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्षा भी हो सकती है। अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है अनौपचारिक अंतः संचार। अनौपचारिक संचार ऊर्ध्व तथा पार्श्व संचार की कमियों को दूर करता है। अनौपचारिक संचार का प्रयोग कर संगठन के उच्चाधिकारी अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित कर सूचनाओं का आदान प्रदान करके समन्वय स्थापित कर सकते हैं। किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल है योग्यता। किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल उसकी योग्यता है, उसकी अपनी खुद की योग्यता है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? शर्मीलापन। तो केवल शर्मीलापन उपयुक्त सभी में कौन कौन से बाकी के? संवेदन या सांवेदिक परिपक्वता, अग्रहिता और तदनुभूति। इन सब के अलावा केवल शर्मीलापन ही है जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अंतर्वैयक्तिक कौशल होते हैं, तो गलत कौन सा है? आत्मसात करने के द्वारा। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल आत्मसात करने के द्वारा नहीं होते। तो सविराम दंड द्वारा अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित नहीं होते। इसमें बी दिया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बी ही उत्तर सही है। तो सविराम दंड द्वारा अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित नहीं होते। किस किस के द्वारा होते हैं? अनुकरण द्वारा होते हैं, तदात्मीकरण द्वारा होते हैं, आत्मसात करने के द्वारा होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, उत्तर बी गलत है।
अंतर्व्यक्ति कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है? सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह है। सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह अंतर्व्यक्ति कौशल में सुसंगत नहीं है। और क्या क्या सुसंगत है? सकारात्मक अभिवृत्ति, सुनने की तत्परता, संवेगों के प्रबंधन की योग्यता। संबंधों की संरचना संबंधित है अभिप्रेरणा से। संबंधों की संरचना अभिप्रेरणा से संबंधित है। अंतर्व्यक्ति कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कर सके। अंतर्व्यक्ति कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अंतर्व्यक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेषित होते हैं। कारण आर, लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें कथन ए और कारण आर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। संशोधित उत्तर पत्रक में भी इस विचारात्मक प्रश्न के उत्तर में कोई बदलाव नहीं किया गया था। तो जो संशोधन आया था उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ, अतः आयोग के उत्तर के अनुरूप यही व्याख्या प्रस्तुत है। अच्छे श्रोता बनने के लिए दो कौशल संबंधित हैं वे कौन से हैं? ध्यान देना और प्रतिपुष्टि करना। अच्छा श्रोता बनने के लिए धैर्य और पूरी तरीके से ध्यान देना आवश्यक है। इसके अलावा एक प्रभावी श्रोता के लिए निष्कर्ष पर पहुंचना और प्रतिपुष्टि करना प्रदान करना भी आवश्यक है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इसका विकल्प सी दिया है, यानी ध्यान देना और दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचकों से अनुक्रिया देना। तो इस वाले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि इसका उत्तर सी है, ध्यान देना तथा दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचकों से अनुक्रिया करना। और इसके अनुसार जो पीडीएफ उसके अनुसार अच्छा श्रोता बनने के लिए धैर्य और पूरी तरीके से ध्यान देना आवश्यक है। इसके अलावा एक प्रभावी श्रोता के लिए निष्कर्ष पर पहुंचना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना भी आवश्यक है। एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह है, क्या है वो तकनीक? वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना। एक सक्रिय श्रोता द्वारा अपनी श्रवण क्षमता में सुधार के लिए वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करने, श्रवण हेतु तैयार होने, अवरोधकों को कम करने, मुख्य बिंदुओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछने, निर्णय लेने से बचने आदि तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। क्या क्या, इसको फिर से देखिएगा। एक सक्रिय श्रोता है, उसके द्वारा अपनी श्रवण क्षमता, सुनने की जो क्षमता है उसमें सुधार के लिए वक्ता यानी जो बोल रहा है उसके शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, कि अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं आप। श्रवण हेतु तैयार होने, अवरोधकों को कम करने, मुख्य बिंदुओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछना। तो वो प्रश्न पूछेगा कि भाई मुझे सही से समझ में आ रहा है कि इन अवरोधकों को कम करना है उसे, कि बहुत सारी नॉइसेज हो सकती है, आसपास शोर हो सकता है, तो उसको कम करने के लिए वो स्पष्टीकरण मांग सकता है। मुख्य बिंदुओं के स्पष्टीकरण हेतु वो प्रश्न पूछ सकता है। निर्णय लेने से बचने आदि तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। संदेश होता है एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो। तो कोलाहल स्तर से ऊपर एक सुस्पष्ट संकेत ही संदेश है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र विचारने योग्य है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र यानी एथिक्स विचारने योग्य है, क्योंकि ये संबंधों को बढ़ावा देकर संरक्षित करने में सहायक होता है। नीति शास्त्र संप्रेषण के दौरान विचारों व मूल्यों को समझने में सहायता करता है। प्रभावी श्रवण समावेश करता है। अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को। प्रभावी श्रवण इफेक्टिव लिसनिंग में यह शामिल है कि अपने द्वारा संदेश की समझ का पुष्टिकरण, कहे हुए संदेश को सरल ढंग से व्यक्त करके दिया जाए। आयोग ने प्रारंभ में इस प्रश्न का उत्तर डी दिया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में प्रश्न को निरस्त कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? तो इसमें स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना। उपर्युक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प बी होगा, क्योंकि स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना किसी के साथ
निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? शर्मीलापन। तो बाकी कौन कौन से विकल्प हैं? सामवेगिक परिपक्वता, दृढ़ता, परखता और तदनुभूति। तो उपर्युक्त विकल्पों में से केवल शर्मीलापन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे कहा जा सकता है मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है या उसके लिए विकल्पों को सीमित किया जा रहा है तो इस प्रकार की स्थिति में उसके द्वारा प्रतिक्रिया को मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहा जाता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संप्रेषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है? संतुलित विभाजन प्रतिमान। अंतर्वैयक्तिक संचार का सरोकार कर्मचारियों के बीच के संबंधों से होता है, इसलिए इसे जन संबंधों के नाम से जाना जाता है। व्यक्तियों के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार होता है। यह प्राधिकार समानता संबंध संपोषित होता है। यह संतुलन विभाजन प्रतिमान होता है। वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में व्यक्तिक या गैर व्यक्तिक सूचना का प्रकटन कहलाता है अनौपचारिकता। वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में व्यक्तिक या गैर व्यक्तिक सूचना का प्रकटन अनौपचारिक संचार यानी ग्रेप वाइन कहलाता है, जबकि आयोग ने इसका उत्तर खुलापन को माना है। अनौपचारिक संचार कभी समाप्त नहीं होता। अगर हम इसे एक जगह दबाएंगे यह दूसरी जगह पैदा हो जाएगा। अगर हम इसका एक स्रोत इससे काट दें तो यह दूसरे स्रोत पर चला जाता है। तो इसमें हम दो उत्तर को देख सकते हैं, एक तो है अनौपचारिक, दूसरा है खुलापन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी अनुशासन प्रणाली का सिद्धांत या अवयव नहीं है? अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में बता देना। अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में सूचित करना या बताना यह एक अच्छी अनुशासन प्रणाली का सिद्धांत या अवयव नहीं है। हमारे जीवन में खेल का क्यों महत्व है? क्योंकि इससे नियम पालन में सहायता मिलती है। जीवन में खेलों का महत्व इसलिए क्योंकि इससे नियम पालन में सहायता मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द व्यक्तित्व गुण का संकेतक है? कौन सा शब्द व्यक्तित्व गुण का संकेतक है? प्रभावशाली। प्रभावशाली शब्द व्यक्तित्व गुण का संकेतक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण। कथन है अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती है जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। कारण आर ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्थिति से प्रत्यक्षता जुड़ी होती है। ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्थिति से प्रत्यक्षता जुड़ी होती हैं। उत्तर देख लेते हैं। मिंड्सबर्ग के अनुसार अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति की उन व्यवहारों से संबंधित होती है जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। ये भूमिकाएं व्यक्तियों को शामिल करती हैं तथा इनमें औपचारिक और सांकेतिक कर्तव्य भी सम्मिलित होते हैं। साथ ही ये भूमिकाएं अधिकार यानी अथॉरिटी और संस्थिति यानी स्टेटस से प्रत्यक्षता जुड़ी होती है और उत्पन्न होती हैं। अतः कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है? मालिक यानी बॉस अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है। कौन कौन सी है अंतर्वैयक्तिक भूमिका? नाम मात्र का अध्यक्ष, नेता और संपर्क। नाम मात्र का अध्यक्ष जिसको हम फिगर हेड कहते हैं, नेता यानी लीडर और संपर्क यानी लिएजन। भूमिका तीन अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं हैं जबकि मालिक बॉस अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता नहीं है? तो मूल्यांकन परक होना यह विशेषता नहीं है। और कौन कौन सी विशेषताएं हैं? वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना है, देह भाषा का प्रेक्षण करना है, बॉडी लैंग्वेज, और संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना। तदनुभूति परक श्रवण यानी इम्फैटिक लिसनिंग की विशेषताओं में श्रोता द्वारा वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखकर वैसा ही अनुभव करना, वक्ता के मनोभावों को समझने के लिए उसके शब्दों के साथ
उसकी देह भाषा का प्रेषण करना तथा संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, परंतु इसमें वक्ता की बातों का मूल्यांकन करना अथवा मूल्यांकन परक होना शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है? सम्मिलित होने की आवश्यकता। सम्मिलित होने की आवश्यकता नीड फॉर इंक्लूजन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता को दर्शाता है। यह दूसरों के द्वारा स्वीकृत होने के साथ साथ दूसरों को स्वीकृत करने और सामाजिक समूह का सदस्य बनने की आवश्यकता को व्यक्त करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन: विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होता है। निष्कर्ष: विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होता है। दूसरा, विद्यार्थी अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। तीसरा, विद्यार्थी का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है। इन निष्कर्षों में से कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है। विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं, विद्यार्थी अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। दिए गए कथन में कहा गया है कि विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं, जिससे स्पष्टता निष्कर्ष एक प्राप्त हो रहा है कि विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं। साथ ही संदर्भ में निष्कर्ष दो भी कथन में निहित है कि विद्यार्थी अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं, परंतु निष्कर्ष तीन दिए गए कथन से प्राप्त नहीं हो रहा है। वित्तीय व्यवस्था में प्रवीण व्यक्ति वह होता है जो अपने परिवार के व्यय से अधिक कमाने का प्रबंध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त वाक्य से सबसे अधिक मिलता जुलता है? वित्तीय व्यवस्था में प्रवीण वह है जो अपना व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन अच्छी तरीके से करता है। वित्तीय व्यवस्था में प्रवीणता से आशय एक अच्छे व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन से है, ताकि वित्तीय व्यवस्था के दूसरे व्यय को प्रबंध या प्रबंधन किया जा सके, चाहे वह परिवार से संबंधित हो या किसी दूसरे व्यय से। हमारी अर्थव्यवस्था उत्पादन से हस्तांतरित होकर सेवा अनुकूलित हो गई है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि होने से प्रबंधन को समानुक्रम असेंबली लाइन में वस्तुओं और सामान की अपेक्षा व्यक्तियों के साथ कार्य करने की आवश्यकता होगी। तो इसमें है उत्तर, भविष्य में पारस्परिक व्यवहार का गुण इंटरपर्सनल स्किल कार्य क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था उत्पादन से हस्तांतरित होकर सेवानुकूलित हो गई है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि होने से प्रबंधन समानुक्रम असेंबली लाइन में वस्तु और सामान की अपेक्षा व्यक्तियों के साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है। अतः भविष्य में व्यवहार का गुण इंटरपर्सनल स्किल कार्य क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से अंतर्वैयक्तिक संचार से संभावित परिणाम नहीं हो सकते? श्रोता संदेश से ना तो सहमत है और ना ही असहमत। अंतर्वैयक्तिक संचार का संभावित परिणाम यह हो सकता है कि श्रोता संदेश से पूर्णतः सहमत हो या असहमत हो, या आंशिक रूप से सहमत या असहमत हो, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि श्रोता संदेश से ना तो सहमत हो और ना ही असहमत हो। अधिकार शक्ति का अर्थ है, तो इसमें उत्तर सी सही है। पहला, दूसरा और तीसरा। निर्णय लेने की शक्ति अधिकार शक्ति है। निर्णयों को अधीनस्थों को सूचित करने की शक्ति अधिकार शक्ति है। संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार स्वरूप को प्रभावित करने की शक्ति अधिकार शक्ति है। प्राधिकार शब्द का प्रयोग राज्य द्वारा दी गई शक्ति के अर्थ में सरकार, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारी आदि के लिए होता है। इस शक्ति के अंतर्गत निर्धारित शक्ति, निर्णय देने की शक्ति, क्षेत्राधिकार शक्ति, नियंत्रण करने की शक्ति, आदेश देने की शक्ति आती है। प्राधिकार शब्द किसी विषय पर अधिकार का भी सूचक है। किसी संगठन में अधिकार शक्ति का अर्थ है निर्णय लेने की शक्ति, निर्णयों को अधीनस्थों को सूचित करने की शक्ति तथा संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार स्वरूप को प्रभावित करने की शक्ति। इस शक्ति के अंतर्गत अधीनस्थों को सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाने की शक्ति नहीं आती, क्योंकि कोई भी संगठन कर्मचारियों के संगठन से बाहर के आचरण को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं रखता। संगठनात्मक संप्रेषण के पक्षों में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? पहला, दूसरा, तीसरा। आंतरिक संप्रेषण, बाह्य संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। संगठन में संचार के तीन पहलू: आंतरिक संचार, बाह्य संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार। आंतरिक संचार ऊपर की ओर, नीचे की ओर और आर पार होता है। बाह्य संचार का नाता संगठन और जनता के बीच संबंध से होता है।
अंतर्व्यक्तिक संचार का सरोकार कर्मचारियों के बीच के संबंधों से होता है। अंतर्व्यक्तिक कौशल का सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? एक संस्थान में व्यक्ति दूसरों से किस प्रकार संबंधित है। किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से प्रभावपूर्ण संवाद के मद्देनज़र जिन क्षमताओं की आवश्यकता होती है उसे अंतर्व्यक्तिक कौशल इंटरपर्सनल स्किल की संज्ञा दी जाती है। इसमें नेतृत्व, समस्या समाधान, संचार, श्रवण आदि कौशल शामिल हैं। अंतर्व्यक्तिक कौशल की इस परिभाषा के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। एक संगठन में संघर्ष समाधान करने के लिए एक प्रभावी नेता यानी मार्गदर्शक बनने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य अंतर्व्यक्तिक कौशल निम्नलिखित में से कौन सा है? तदनुभूति है। किसी भी संगठन में संघर्ष समाधान हेतु नेता को सभी संबंधित व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं, चिंताओं और भावनात्मक अवस्थाओं को समझना चाहिए और उनके दृष्टिकोण से स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि प्रभावी नेता में तदनुभूति नामक अंतर्व्यक्तिक कौशल हो। वह प्रक्रिया कौन सी है जो चिकने पदार्थ की तरह प्रबंधकीय क्रिया को सुगम बना देती है? संचार। संचार संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। गिलेट संचार को किसी प्रशासनिक संगठन के रुधिर प्रवाह के रूप में देखते हैं जो संगठन के कार्यों को सुगम बनाता है। आप एक दल यानी टीम के नेता हैं। आपके दल के अधिकतर सदस्य शिक्षित और सक्रिय हैं। अधिकतम उत्पाद यानी कार्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से नेतृत्व शैली सबसे उपयुक्त होगी? सहभागी। जब अधीनस्थ योग्य, सक्षम और सक्रिय हों तो टीम लीडर या दल के नेता को सहभागी प्रबंधन शैली का प्रयोग करना चाहिए। यह प्रबंधन शैली निर्णय निर्माण एवं समस्या समाधान के अधीनस्थों की भागीदारी बढ़ाने पर बल देती है। तो यह प्रबंधन शैली निर्णय निर्माण और समस्या समाधान में अधीनस्थों की भागीदारी बढ़ाने पर बल देती है। इस नेतृत्व शैली के अंतर्गत दल के नेता द्वारा अधीनस्थ व्यक्तियों को भी कुछ प्राधिकार सौंप दिए जाते हैं। दल का नेता दल के सदस्यों के विचारों और सुझावों को सुनता है और उचित लगने पर अपने विचारों पर प्राथमिकता देता है। इस प्रबंधन शैली के कारण अधीनस्थ उत्प्रेरित होते हैं और उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है, जबकि मंत्रणात्मक नेतृत्व शैली के अंतर्गत दल का नेता अधीनस्थों के विचारों एवं सुझावों को सुनता है किंतु अंतिम निर्णय का अधिकार अपने पास रखता है और दल के सदस्यों को कोई प्राधिकार नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार परोपकारी नेतृत्व शैली भी यद्यपि अधीनस्थों के विचारों एवं सुझावों को महत्व देती है लेकिन निर्णय लेने का अंतिम अधिकार दल के नेता के पास ही होता है। अतः उपर्युक्त दशा में सहभागी नेतृत्व शैली ही सर्वाधिक उपयुक्त होने के कारण सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर भी है। संघर्ष एक निर्माणात्मक बल या शक्ति हो सकता है यदि प्रभावी प्रबंधन किया जाए। संघर्ष एक निर्माणात्मक बल हो सकता है या शक्ति हो सकता है यदि संघर्ष का प्रभावी प्रबंधन किया जाए। वस्तुतः व्यक्ति या संगठन को संघर्ष के माध्यम से ही अपने कमजोर और मजबूत पक्षों का ज्ञान होता है। अतः यदि अपनी कमजोरियों को सुधारा जाए तथा अन्यों की कमजोरियों का लाभ उठाया जाए तो संघर्ष एक निर्माणात्मक बल की भूमिका निभा सकता है। एक अधिकारी अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को ईमानदारी पूर्वक, सहानुभूति और संवेदना से व्यवहार करता है। वह दूसरे व्यक्तियों के प्रभावकारी प्रतिक्रियाओं और अनुक्रियाओं का भी मूल्यांकन करता है तथा उसके लिए समस्याएं उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों का मजबूती से मुकाबला करता है। यह व्यवहार दर्शाता है उसकी कौन सी शैली को? संवेगात्मक बुद्धि को। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी और दूसरों की भावनाओं की पहचान एवं प्रबंधन करने से संबंधित है। इसके अंतर्गत सामान्यतः 3 कौशल सम्मिलित किए जाते हैं। स्वयं, अपनी एवं अन्य की भावनाओं की पहचान एवं उनके प्रति जागरूकता, इन भावनाओं का चिंतन एवं समस्या समाधान के क्षेत्र में प्रयोग, अपनी एवं दूसरों की भावनाओं के प्रबंधन की क्षमता। निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? नियामक नियम। संप्रेषण वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों एवं निर्णयों का 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य अथवा व्यावसायिक उपक्रमों के मध्य आदान प्रदान होता है। संप्रेषण के नियामक नियम
हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से चरण पहले आता है? कूट लेखन। संचार प्रक्रिया में परस्पर या एक दूसरे से संबंधित चरण स्टेप्स होते हैं। प्रेषक यानी सेंडर संदेश को भेजता है, प्राप्तकर्ता रिसीवर इसे ग्रहण करता है। किसी संचार में संदेश को भेजने योग्य बनाने के लिए सर्वप्रथम इसका कूट लेखन इनकोडिंग होती है। इसके बाद ही प्रेषक द्वारा संदेश को प्रेषित किया जाता है यानी भेजा जाता है। प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश को कूट अनुवाद यानी डिकोड करता है या डिकोडिंग होती है वहाँ पर, तथा इसका अभिप्राय समझ लेता है डिकोडिंग करने के बाद। इस प्रकार संचार प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अतः संचार प्रक्रिया को हम इस तरीके से इस क्रम में समझ सकते हैं: कूट लेखन इनकोडिंग, संचार ट्रांसमिशन, कूटानुवाद डिकोडिंग, समझना अंडरस्टैंडिंग। अधोलिखित में से कौन सा सकारात्मक संप्रेषण का माध्यम नहीं है? ज़्यादा व्यक्तिक होना नहीं है। और कौन कौन सा है? दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्निवेश, टनल दृष्टि और समाधान की शीघ्र प्राप्ति। ज़्यादा व्यक्तिक होना सकारात्मक संप्रेषण का माध्यम नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति दूसरे के गुण दोषों पर ज़्यादा ध्यान देता है और वास्तविक समस्या से अपना ध्यान हटा लेता है। संचार में निष्पादन या निष्पंदन। संचार में निष्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? लघु परिधिकरण का। संचार में निष्पंदन यानी नोड के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए लघु परिधिकरण यानी शॉर्ट सर्किटिंग उपाय का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बाधा उत्पन्न करने वाले निष्पंदन के सिरे को भूमि से 1 से 1.6 सेकेंड समयांतराल के लिए लघु परिपथीय शॉर्ट सर्किटिंग कराने पर प्रभावित करने वाली लाइन नेटवर्क से अलग हो जाती है। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं? नियंत्रण प्रकार के उदाहरण है। संचार यानी कम्युनिकेशन सदस्यों के व्यवहार को विविध तरीकों से नियंत्रित करता है। संगठनों में कुछ औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम होते हैं जिन्हें कर्मियों यानी एम्प्लॉइज को पालन करना होता है। उदाहरण के तौर पर किसी कर्मी को नौकरी से संबंधित कोई तकलीफ या परेशानी प्रेषित करती है या करनी है तो उसे बने हुए दिशा निर्देशों के अनुरूप चलते हुए सर्वप्रथम अपने निकटतम उच्च अधिकारी को अपनी बात लिखित या मौखिक रूप से कहनी पड़ेगी। इस प्रकार कंपनी के नियमों और नीतियों का अनुसरण संचार का नियंत्रित करने वाला रूप है। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा कौन सी है? खराब श्रवण। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा खराब श्रवण यानी सुनना बुरी तरीके से या बेकार जो नॉइसेस होती हैं वो आपके कानों तक पहुंचती हैं, तो उसकी वजह से जो वक्ता अपनी बात कह रहा होता है वो पूरी तरीके से आप समझ नहीं पाते, उसी को हम कहते हैं खराब श्रवण। मौखिक संप्रेषण के 3 पहलू हैं: वार्तालाप, श्रवण और भाव भंगिमा। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। भाषा प्रयोग की। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की सरल भाषा प्रयोग की क्षमता पर निर्भर करती है। अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? तो इसमें है लघु समूह संप्रेषण। लघु समूह संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। लघु समूह संप्रेषण में व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों को कुछ स्पष्ट कार्य निर्देश दे सकता है तथा किसी संवाद को प्रारंभ करके समूह के सदस्यों के साथ परस्पर वार्तालाप प्रारंभ कर सकता है। इस प्रकार हुए परस्पर संवाद तथा वार्तालाप के निष्कर्ष समूह के संचालन कर्ता को निर्णय लेने में सहायता होती है और निर्णयकर्ता बनकर व्यक्ति नेतृत्व की भूमिका में आ जाता है। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है यांत्रिक संप्रेषण का। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है। इस प्रकार के संप्रेषण में वक्ता द्वारा कही गई बात या संदेश को विभिन्न यंत्रों के माध्यम से विद्युतीय संकेतों में बदलकर या रेडियो संकेतों के रूप में परिवर्तित करके श्रोता तक पहुंचाया जाता है, जहां इन्हें पुनः यंत्रों के माध्यम से ध्वनि के रूप में बदल दिया जाता है। मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, आप इसे कैसे कहते हैं? मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी बात को कैसे कहते हैं। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ
सूचना प्रसारित करता कहलाता है। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता कहलाता है जन संप्रेषण। जन संप्रेषण व्यापक रूप से लोगों तक एक स्रोत से सूचना के प्रेषण पर आधारित प्रक्रिया है। कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है संज्ञानात्मक। ज्ञान अर्जित करने से संबंधित प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। कक्षा में संप्रेषण हेतु प्रायः इसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः संज्ञानात्मक समझा जाता है। एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजन हो जाता है जब वहाँ होता है। उपर्युक्त प्रश्न जून 2014 में आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न के साथ दिए गए 4 विकल्प इस प्रकार थे। पहला था नॉइज, दूसरा ऑडियंस, तीसरा क्रिटिकलिटी, चौथा फीडबैक। प्रश्न का सही उत्तर विकल्प फीडबैक था, क्योंकि प्रतिपुष्टि प्रक्रिया फीडबैक मैकेनिज्म की उपस्थिति से ही लूप निर्मित होगा और वर्तुल संप्रेषण संपन्न होगा, जिसके तहत इनकोडर डिकोडर की भूमिका निभाएगा। यहाँ विकल्प डी में फीडबैक के स्थान पर बैरियर दिया हुआ है। शेष विकल्प यूजीसी नेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के समान ही है, लेकिन यह चारों ही विकल्प प्रश्न के सही उत्तर के रूप में उपयुक्त नहीं है। प्रतिपुष्टि या फीडबैक ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है। नृत्य यानी डांस अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है अशाब्दिक संप्रेषण का। नृत्य अशाब्दिक संप्रेषण का अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है, क्योंकि अशाब्दिक संप्रेषण को शारीरिक हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज एवं स्पर्श, शारीरिक भाषा और भाव भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति, आंखों के संपर्क आदि से संप्रेषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, बालों की स्टाइल, प्रतीकों एवं चित्रों के माध्यम से भी संप्रेषण किया जा सकता है। नृत्य शारीरिक हाव भाव, भाव भंगिमा, चेहरे एवं आंखों की अभिव्यक्ति का कलात्मक स्वरूप है। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह जाना जाता है विकर्णी संप्रेषण के रूप में। संप्रेषण किसी संगठन में निम्न दशा में प्रेषित होते हैं: अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतल। विकर्ण संप्रेषण, सर्वदिशात्मक संप्रेषण और इंट्रास्केलर संप्रेषण। विकर्ण संप्रेषण विभिन्न कार्यात्मक विभागों में कार्यरत कर्मियों एवं प्रबंधकों के मध्य सीधे संप्रेषण को इंगित करता है। यह संप्रेषण ऊर्ध्वाधर तथा समांतर संप्रेषण की कमियों को समाप्त करता है। विकर्ण संप्रेषण का प्रयोग बड़े संगठनों के मैट्रिक्स या परियोजना आधारित संरचनाओं में अधिक प्रयोग किया जाता है। तो जो विकर्ण संप्रेषण का प्रयोग बड़े संगठनों के मैट्रिक्स या परियोजना आधारित संरचनाओं में अधिक प्रयोग किया जाता है, तब विकल्प सी सही उत्तर होगा। और लोक सेवा आयोग द्वारा इसका उत्तर विकल्प बी बताया गया। बी क्या था देख लेते हैं। बी में कहा गया था समस्तरी संप्रेषण के रूप में, सी है विकर्णी संप्रेषण के रूप में। तो दोनों उत्तर आप देख लीजिएगा ध्यान से। संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है कूट संकेतन। संप्रेषण कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। कारण आर, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो इसमें ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। इस प्रकार कथन व कारण दोनों ही सही हैं, किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में ग्रहीता की कमजोर प्रकार की रुकावट है? पूर्वाग्रह। दी गई संप्रेषण की बाधाओं में पूर्वाग्रह यानी प्रीजुडिस ग्रहीता की कमजोरी है, जबकि अस्पष्टता, शब्दजाल तथा समय की बाधाएं प्रेषक की कमजोरियों से संबंधित है। पूर्वाग्रह ग्रस्त होने पर ग्रहीता प्रेषक की बात को उसके वास्तविक अर्थ में समझ पाने में असफल हो सकता है। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं? वार्तालाप के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट वार्तालाप के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वातावरण को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अवाच्यिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है? चाक्षुष या चाक्षुष संपर्क। चाक्षुष संपर्क को हम आई कांटेक्ट कहते हैं। आई कांटेक्ट एक अवाचिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण, जबकि शेष वाचिक संप्रेषण वर्बल कम्युनिकेशन के उदाहरण है, जिसमें चिल्लाना, बुदबुदाना, शब्द जाल आते हैं। अवाचिक संप्रेषण में आंख और चेहरे का हाव भाव, सामान्य शारीरिक भाषा प्रकटन आदि भावों को शामिल किया जाता है।
संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है संकेतों को तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित करना। संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन इनकोडिंग के माध्यम से संदेशों को वाचक यानी वर्बल तथा अवाचक नॉन वर्बल संकेतकों के रूप में तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित कर दिया जाता है। प्रेषक की योग्यता, मनोवृत्ति, ज्ञान और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था कूट लेखन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कारण आर, संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वाले सही क्रम को चुनिए। तो 2, 3, 1 है, यानी संदेश, कोलाहल और पुनर्निवेश। मानवीय संप्रेषण क्रिया में स्रोत, एन्कोडिंग, संदेश मार्ग, डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता तथा पुनर्निवेश जैसी घटक शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया में घटने वाले घटक का सही क्रम इस प्रकार है: संदेश, कोलाहल और पुनर्निवेश। संदेश है, फिर एन्कोडिंग हुई उसकी, फिर संचार माध्यम आया, मीडियम में शोर भी हो सकता है, नॉइस, फिर उसकी डिकोडिंग होगी, फिर जाएगा प्राप्तकर्ता के पास, फिर वो प्राप्तकर्ता क्या भेजेगा? पुनर्निवेश यानी फीडबैक भेजेगा। निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्हित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है? जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। संप्रेषण नियम। संप्रेषण नियम कम्युनिकेशन रूल हमारे अंतर्हित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है। जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। कथन का जो कारण आर है, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती है, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है को संप्रेषित करता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो सूची ए संचार के प्रकार बताती है, सूची 2 चर बताती है। तो इसमें उत्तर देख लेते हैं। शाब्दिक यानी भाषा प्रवाहिता, लिखित यानी संज्ञानात्मक क्षमता, संकेत यानी सामाजिक सांस्कृतिक कारक, दैहिक हाव भाव यानी अंतर्निहित अर्थ। निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है? श्रृंखला संजाल। वृत्त नेटवर्क समूह सदस्य सिर्फ पड़ोसी सदस्य से बात कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में सूचना व संदेश समूह सदस्यों के बीच बगली रूप में भेज देता है, यानी अगल बगल में बता देता है। श्रृंखला नेटवर्क सूचना व संदेश एक उच्चानुक्रमिक निर्देश श्रृंखला में केवल ऊपर या नीचे जा सकता है। तो श्रृंखला क्या होती है? एक चेन होती है जिसमें ऊपर नीचे ये इंसान अपने संदेश को भेज सकता है। वृत्त में क्या होता है? एक सर्किल होता है जिसमें अब अगल बगल लोग बैठे होते हैं, तो अगल बगल ही लोग अपनी बातों को कह सकते हैं। सितारा या चक्र संजाल, इसमें स्टार की बात कर रहे हैं, तो एक केंद्र होगा, उससे कई सारी भुजाएं निकली होती है, तब स्टार बनता है। सूचना व संदेश एक नेता यानी केंद्रित बिंदु के माध्यम से समूह सदस्यों के बीच प्रवाहित होता है। और सभी मार्ग नेटवर्क यानी कोई भी किसी को भी संदेश दे सकता है। किसी समूह के अन्य सदस्य एक दूसरे से सक्रिय तौर से मुक्त रूप से बात कर सकते हैं। औपचारिक संचार का सबसे विकेंद्रीकृत प्रकार है। जैसे सोशल मीडिया हो गया, तो आपने अपनी बात किसी से भी करनी है तो आप या तो कैसे कर सकते हैं? स्टार रूप में कर सकते हैं, जिसको हम सितारा या चक्र संजाल कहते हैं, कि आपने अपनी बात पब्लिक में शेयर कर दी। या आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आपके पास मैसेंजर होता है, आपको जिससे बात करनी होती है आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो इसमें आपके अगल बगल वाली बात, सर्कुलर वाली बात नहीं होती, और इसमें चेन वाली बात भी नहीं होती कि श्रृंखला की आप के बाद
आपकी बात सुनने वाला यही व्यक्ति होगा, ये स्पष्ट नहीं होता। आप किसी से भी मुक्त रूप से बात कर सकते हैं। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह है विकर्ण संप्रेषण। संप्रेषण किसी संगठन में निम्न दशा में या निम्न दिशा में आघटित होते हैं: अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतल, विकर्ण संप्रेषण, सर्वदिशात्मक संप्रेषण, इंट्रास्केलर संप्रेषण। विकर्ण संप्रेषण विभिन्न कार्यात्मक विभागों या प्रभागों में कार्यरत कार्मिकों और प्रबंधकों के मध्य सीधे संप्रेषण को इंगित करता है। यह संप्रेषण प्रकार ऊर्ध्वाधर और समानांतर संप्रेषण की कमियों को समाप्त करता है। विकर्ण संप्रेषण का प्रयोग बड़े संगठनों के मैट्रिक्स या परियोजना आधारित संरचनाओं में अधिक प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर सी सही है। संगठनात्मक संप्रेषण हो सकता है, क्या हो सकता है? तो उत्तर बी सही है इसका, 1, 2 और 3, आंतरिक, बाह्य और अंतर्वैयक्तिक। तो संगठन में संचार आंतरिक, बाह्य और अंतर्वैयक्तिक हो सकता है। संगठन में संप्रेषण होता है, उत्तर डी यानी सभी चारों, व्यक्तियों के माध्यम से अनुभागों और विभागों के मध्य मौखिक तथा लिखित, बाहरी संगठनों के साथ भी, बाहरी जो संगठन होते हैं उनके साथ भी। तो संगठन में संचार व्यक्तियों के मध्य, अनुभागों विभागों के मध्य मौखिक तथा लिखित तथा बाहरी संगठनों के साथ भी होता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित संप्रेषणों के सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो इसमें ए पहला और दूसरा ही है। संप्रेषण के मार्ग निश्चित होने चाहिए, संप्रेषण की लाइनें आवश्यक रूप से सीधी और छोटी होनी चाहिए। तो चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित संचार के सिद्धांत के अनुसार संप्रेषण का मार्ग निश्चित तथा सभी को ज्ञात होना चाहिए तथा जहाँ तक हो सके संचार को सीधा एवं छोटा होना चाहिए। संचार के कारकों में सम्मिलित है सी यानी 1, 2, 3 और 5। तो स्वरूपता, निरंतरता, यथेष्टता और स्पष्टता। संचार में स्वरूपता, निरंतरता, यथेष्टता और पर्याप्तता तथा स्पष्टता का होना अति आवश्यक है। कठोरता संचार का गुण नहीं है। संप्रेषण, तो इसमें सभी चारों सही है। एक, साझेदार उद्देश्य की साझेदार समझ है। सामान्य मुद्दों पर दिमागों का सम्मिलन है। संप्रेषण की शक्ति होने के लिए उसे समझना आवश्यक है। संप्रेषण के किसी संगठन में 3 मोटे पहलू होते हैं। संचार समझ को हस्तांतरित करता है संप्रेषण। संचार में उद्देश्यों को साझा करता है। संदेश का प्रेषण मात्र ही संपूर्ण संचार नहीं हो सकता, अपितु साथ में उसकी समझ भी हस्तांतरित होनी चाहिए। संचार एक कार्य भी है और एक प्रक्रिया भी। संचार के 3 मुख्य पहलू होते हैं: आंतरिक संचार, बाह्य संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार। अनौपचारिक संप्रेषण क्रिया किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? शरीर की भाषा से, बॉडी लैंग्वेज से, अंगूर लता संचार से। अनौपचारिक संप्रेषण शरीर की भाषा, अंगूर लता संचार से, गपशप से या गॉसिप नेटवर्क से, संभाव्यता नेटवर्क के माध्यम से होता है। निर्धारित संहिताओं तथा साप्ताहिक बैठकों द्वारा औपचारिक संचार होता है। अंगूर लता संचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कौन सा है? इष्टतम निर्णय हेतु यह विश्वसनीय सूचना देता है, यह गलत है। और कौन कौन से सही हैं? यह सामान्य सारणी से कहीं अधिक लचीला है। यह सूचना का प्रसार तीव्रता से करता है। जो सूचना औपचारिक रूप से प्रसारित नहीं की जानी हो वह यह उसे प्रसार का एक सुविधाजनक तरीका है। जो सूचना औपचारिक रूप से नहीं प्रसारित करनी है तो यह उसके प्रसार का सुविधाजनक तरीका है। अंगूर लता संचार इष्टतम निर्णय हेतु विश्वसनीय सूचना नहीं देता, क्योंकि यह जिन स्तरों से गुजरता है वहाँ कुछ नवीन बातें ग्रहण कर लेता है। किसी संगठन में फीडबैक प्राप्त होता है ऊर्ध्वगामी संचार द्वारा, बाह्य संप्रेषण द्वारा, समानांतर संप्रेषण द्वारा। किसी संगठन में फीडबैक ऊर्ध्वगामी संचार द्वारा, बाह्य संप्रेषण द्वारा तथा समानांतर संप्रेषण द्वारा प्राप्त होता है। फीडबैक प्राप्तकर्ता का वह जवाब है जो प्रेषक को यह जानने में सक्षम बनाता है कि संदेश उसी रूप में प्राप्तकर्ता को मिला और उसके द्वारा समझा गया जैसा कि वह वास्तव में था। संप्रेषण देख लेते हैं क्या होता है। तो इसमें 1, 2 और 4। एक, सहमति से बनाए हुए उद्देश्यों की साझा समझदारी है। आम मुद्दों पर मस्तिष्कों का मिलन है। संप्रेषण को प्राधिकार को बल देने के लिए समझना आवश्यक है। संप्रेषण संगठन में 2
मुख्य मार्ग से चलता है। औपचारिक संचार तथा अनौपचारिक संचार, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। संचार संगठन का मर्म है। यह सूचना को समझना संचार है, ना कि सूचना को भेजना। निम्नलिखित में से संप्रेषण नेटवर्क की विशेषताएं कौन सी जिन्हें संगठन में ग्रेप वाइन कहा जाता है? नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो इसमें उत्तर डी सही है, यानी 1, 2 और 4। तो जिन पर प्रबंध द्वारा नियंत्रण नहीं रखा जाता तो वो ग्रेप वाइन में आते हैं। इनका प्रयोग प्रायः संगठन के हित के लिए किया जाता है। यह सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है। ग्रेप वाइन अनौपचारिक संचार में परिघटना की सूचना प्रायः संगठन के हितों में हो यह सही नहीं है। ग्रेप वाइन यानी अनौपचारिक संचार इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में परिघटना की सूचना प्रायः संगठन के हित में हो यह सही नहीं है। अनौपचारिक संचार में व्यक्ति सही गलत सभी प्रकार का संचार करता है। इस संचार को संगठन के हित में प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि यह जनता का मत जानने में सहायता करता है। शोर यानी नॉइज शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संचार प्रणाली से। शोर में संचार के हर विभाग या हर भाग में मौजूद वे कारक शामिल हैं जो संदेश की उपयुक्तता या विश्वसनीयता को घटाते हैं। अतः यह संचार प्रक्रिया के किसी भी चरण में घटित हो सकता है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है आपको। तो साइबर नेटिक्स ये फीडबैक से इसको मिलान करते हैं। भाषा को बैरियर से, अनौपचारिक संप्रेषण को ग्रेपवाइन से, व्यवस्था को इंट्रॉपी से। तो साइबर नेटिक्स को फीडबैक से, साइबरनेटिक्स, भाषा बैरियर, अनौपचारिक संप्रेषण ग्रेपवाइन, व्यवस्था इंट्रॉपी। संप्रेषण प्रभावी होने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? उसकी पंक्तियां लंबी होनी चाहिए, यह गलत है। सही कौन कौन से हैं? इसको सूक्ष्म होना चाहिए, यथेष्ट होना चाहिए, समायोचितता से संबंध होना चाहिए, समायोचितता से संबद्ध होना चाहिए। किसी संचार को प्रभावी बनाने के लिए 6 कारक अनिवार्य हैं। संचार को स्पष्ट होना चाहिए, प्राप्तकर्ता की अपेक्षाओं के निरंतर प्रवाह में होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, स्वीकार्य होना चाहिए। पत्र, टीपें, नोटिस, बुलेटिन, तार, टेलेक्स, नियम, हस्तपुस्तिका आदि उदाहरण हैं। त्वरित लिखित संचार के माध्यम 3 प्रकार के होते हैं: ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। ऑडियो या विजुअल और ऑडियो विजुअल। ऑडियो माध्यम में सम्मेलन, साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू कहते हैं आदि। विजुअल माध्यम में सर्कुलर, रिपोर्ट, चित्रात्मक फॉर्म आदि। तथा ऑडियो विजुअल माध्यम में टेलीविज़न, ध्वनिगति, चित्र इत्यादि आते हैं। पत्र, टीपें, नोटिस, बुलेटिन, तार, टेलेक्स, नियम, हस्तपुस्तिका आदि त्वरित लिखित संचार के साधन हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संप्रेषण करना कठिन होता है? नए विचार तथा नई प्रक्रियाएं। निम्नलिखित में से कौन एक संप्रेषित करना कठिन होता है? तो नए विचार तथा नई प्रक्रियाएं। और कौन आसान होता है? परंपरागत दृष्टिकोण, यथास्थिति के अनुरूप विचार, कार्यकाल की सुरक्षा की धमकियों से स्वतंत्र विचार। तो उत्तर सी को एक्सप्लेन करते हैं। जब आप कोई नया विचार या नई प्रक्रियाएं लाना चाहते हैं तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के रुझान, राय और विश्वास उसे सही और अतिरिक्त सूचना स्वीकार करने से रोकते हैं। यह मौजूदा स्थिति से टकराते हैं। यह वास्तव में प्रभावी संचार को बाधित करता है। संप्रेषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गलत बताना है आपको। यह प्रकृति से सदा औपचारिक होता है। और कौन कौन से सही हैं? यह किसी संगठन के जीवन का प्राणधार है। यह संगठन को बांधने वाली शक्ति है। इसकी तकनीकी में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। किसी भी संगठन में संचार हमेशा औपचारिक तथा अनौपचारिक 2 प्रकार का होता है या 2 प्रकार से होता है। संचार का औपचारिक मार्ग प्रबंधक द्वारा आधिकारिक सूचना को भेजने के लिए सोच समझकर स्थापित किया गया होता है।
दूसरी ओर संचार का अनौपचारिक मार्ग एक अनाधिकारिक मार्ग है और कार्य स्थान पर सामाजिक शक्तियों के काम करने का परिणाम होता है। इसे ग्रेप वाइन के नाम से भी जाना जाता है और वह औपचारिक संचार को संपूर्ण बनाता है। संप्रेषण का सार है समझना। संप्रेषण का सार समझना, क्योंकि यह संचार का मर्म है। संचार का मुख्य उद्देश्य सूचना को समझना है, ना कि सूचना को भेजना। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार जो संचार समझा नहीं जा सकता उसका कोई प्राधिकार नहीं हो सकता। सूचना ए सूची ए और सूची दो को आपको सुमेलित करना है। प्रशासनिक व्यवहार और संप्रेषण के प्रकार। परिपत्र भेजना अधोगामी। लिपिक द्वारा पत्रावली में टिप्पणी लिखना ऊर्ध्वगामी। पीठ थपथपाना सांकेतिक। एक प्रबंधक द्वारा दूसरे प्रबंधक से वार्ता करना समानांतर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, संप्रेषण किसी संगठन के विभिन्न भागों और सदस्यों के बीच सूचनाओं और अवबोधनों और समझ का प्रवाह है। संप्रेषण किसी संगठन के विभिन्न भागों और सदस्यों के बीच सूचनाओं, अवबोधनों और समझ का प्रवाह है। कारण आर, संप्रेषण आदेश के प्रबंध कार्य तथा श्रेणीबद्धता के संचारात्मक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और ए आर सही व्याख्या करते हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। किसी संगठन में संचार विभिन्न भागों तथा सदस्यों के बीच सूचनाओं, अवबोधनों और समाज का प्रवाह है। संचार आदेश के प्रबंध कार्य तथा श्रेणीबद्धता के संरचनात्मक सिद्धांत में सम्मिलित होता है। औपचारिक संचार साधारणतः प्रवाहित होता है 3 दिशाओं में। किसी भी औपचारिक संगठन में 3 प्रकार से संचार प्रवाहित होता है: अधो संचार, ऊर्ध्व संचार, समस्तरीय संचार। कथन ए और कारण आर। कथन ए, संचार के बिना कोई संगठन नहीं हो सकता। कारण आर, संचार की प्रक्रिया ऊपरीगामी, निम्नगामी तथा पार्श्विक होती है। संचार के बिना कोई संगठन नहीं हो सकता क्योंकि यह प्रबंधन का मर्म होता है। संचार 3 दिशाओं ऊपरीगामी, निम्नगामी, पार्श्विक से प्रवाहित होता है। इस प्रकार कथन तथा कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। पार्श्विक संचार का अभिप्राय है समान स्तर तक संचार। किसी भी संगठन में संचार 3 दिशाओं में होता है। इसमें संचार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तथा समान स्तर पर होता है। पार्श्विक संचार समान स्तर तक संचार को कहते हैं, जिसमें संगठन के सोपान में समान स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों के विचारों का सीधे आदान प्रदान होता है। संचार शब्द से बना है, जो कि है लैटिन शब्द। संचार एक प्रक्रिया है तथा सूचना वह वस्तु है जिसका संचरण संचार प्रक्रिया में होता है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कम्युनिस से हुई है। इसका अर्थ होता है सामान्य। संचार प्रक्रिया के जरिए सूचना भेजने वाला सूचना प्राप्त करने वाले से सामान्यतः समझ स्थापित करना चाहता है। धन्यवाद।